चलिए रिपीट करते हैं थोड़ा सा। हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जिस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट रे डेविएट हो गई। लाइट रे को एक्चुअल में इस तरह से इस डायरेक्शन में जाना था, लेकिन लाइट रे डेविएट हो गई अपने पाथ से। तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन ही बेसिकली रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ लाइट, दैट इज़ अ रिफ्रैक्शन। तो ये जो लाइट रे का डेविएशन है, ये डिफाइन करता है रिफ्रैक्शन को। अब एक्चुअल में बात ये है कि ये लाइट रे कितना बैंड होगी, है ना। अगर ये किसी पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये लाइट रे बैंड कितना होगी। तो ऑब्वियसली ये जो लाइट रे जितना बैंड होगी, या हम ऐसा कहें कि अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि लाइट रे कितना बैंड हुई है, तो ऑब्वियसली हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो एंगल है आर, इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव एंगल, जो बेसिकली मेज़र किया जाता है नॉर्मल से। ये जो नॉर्मल है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ किया गया है वर्टिकली, इस नॉर्मल से जो एक रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ से हमने मेज़र किया कि बेसिकली ये जो लाइट रे है इसका बैंडिंग कितना है, इसका बैंडिंग कितना है। ऑब्वियसली अलग अलग मीडिया के लिए ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है या रिफ्रैक्शन एंगल है, ये अलग अलग हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। तो ये कितना होगा और किन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, दैट इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, इसे नॉर्मली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी which gives a measure of angle of bending of light। यस, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा पैरामीटर है जो एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट को डिफाइन करता है। कि बेसिकली ये जो लाइट रे है अगर अपने पाथ से डेविएट हो रही है या फिर बैंड हो रही है, तो ये कितना बैंड होगी, ये कितना बैंड होगी, इससे डिफाइन किया जाएगा टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इससे मेज़र किस तरह से किया जाएगा, तो चलिए हम देखते हैं वो भी। अगर हम बात करें कि कोई लाइट रे एंटर हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या ट्रैवल कर रही है मीडियम वन से मीडियम टू में। ऑब्वियसली मीडियम वन से मीडियम टू में जब ये ट्रैवल कर रही है तो बैंड कहाँ पर हुई, ये मीडियम टू में हुई है ना, मीडियम टू में ये बैंड हुई है। तो ऑब्वियसली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे मीडियम टू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे या कैलकुलेट करेंगे मीडियम टू का। क्यों, क्योंकि लाइट रे मीडियम टू में बैंड हुई है ना। मीडियम वन में तो वो एज ए रेफरेंस स्ट्रेट चली आ रही थी, लेकिन मीडियम टू में अगर वो बैंड हुई, इसलिए हम डिफाइन करेंगे मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हमें बैंडिंग पता करना है, तो बैंडिंग कितनी बैंडिंग हुई, ऑब्वियसली बैंडिंग के लिए एक रेफरेंस होना ज़रूरी है, तो वो रेफरेंस है हमारा मीडियम वन। तो इसी तरह से जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू with respect to medium 1, yes, refractive index of a medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in the medium 1 to the speed of light in the medium 2। ठीक है, अगर मीडियम टू के हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो हम उसे इस तरह से डिफाइन करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल एन से डिफाइन करते हैं। स्मॉल एन इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए हमने पहले यहाँ पर लिखा टू, और किसके रिस्पेक्ट में, तो मीडियम वन के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हमने वन। तो ये हो गया एन सफिक्स में टू वन, एन टू वन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। इसे किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, सो इट इज अ रेशियो ऑफ, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वन, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है ना, उसकी स्पीड, उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट न्यूमरेटर में आएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू। अब आपको याद आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइट रे बैंड होती क्यों है। तो लाइट रे बैंड इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होती है लाइट रे की। लाइट रे की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। और आपको याद आ रहा होगा इससे रिलेटेड हमने एक टेबल भी देखा था जिसमें हमने
स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या एयर की बात की थी, हमने बात की थी स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, हमने स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, आपको याद आ रहा होगा। सो डेफिनेटली उसी तरह से, क्योंकि लाइट रे की वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसीलिए लाइट रे अलग अलग मीडियम में डेविएट होती है, ठीक है, अपने पाथ से डेविएट होती है। तो यहाँ पर आपको याद, ध्यान से देखेंगे आप कि अगर मैं बात करूं कि बेसिकली डेविएशन कितना हो रहा है, तो डेविएशन को डिफाइन करने के लिए हम एक पैरामीटर का यूज़ करते हैं, वो पैरामीटर कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र किस तरह से किया जाता है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र करने का फॉर्मूला है n/1, जो ये डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। याद रखिए जिसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। इट मीन्स कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप इसके फॉर्मूले से देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। और स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो ये होती है मीटर पर सेकंड में, तो न्यूमरेटर की जो यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड, डिनोमिनेटर की भी मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो एक तरह की डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। इट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बेसिकली एक पर्टिकुलर नंबर होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर होगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, है ना। पहला हो सकता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम वापस आते हैं हमारे प्रीवियस डायग्राम पर। हमने जैसा अभी देखा था कि कोई लाइट रे एयर से या सपोज किसी पर्टिकुलर मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर अगर हो रही है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज हम कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए, सपोज थोड़ी देर के लिए कंसिडर कीजिए कि मीडियम 1 जो है वो एयर है और मीडियम 2 क्या है, मीडियम 2 या तो वाटर हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है, या वाटर या ग्लास, सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर मीडिया जिसके अंदर लाइट रे ट्रेवल कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये वाटर और ग्लास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम देखते भी हैं कि इनसे लाइट ट्रेवल हो सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे सपोज एयर से किसी दूसरे मीडिया में ग्लास या वाटर में ट्रैवल कर रही है। अब मैं यहाँ पर एयर की बात करूँ या फिर हम एयर की जगह हम कंसिडर कर सकते हैं वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम या एयर क्यों ले रहे हैं हम, वैक्यूम या एयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेचुरली जो लाइट रे है, जब भी जो नेचुरल सोर्स है हमारा सन, उस नेचुरल सोर्स से जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करती हुई आती है तो ऑब्वियसली उसे जो रेफरेंस मीडिया मिलता है वो रेफरेंस मीडिया या तो वैक्यूम होता है, या फिर जब वो अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करती है तो डेफिनेटली वो एयर होता है। तो इसी तरह से ये हमारे होते हैं रेफरेंस मीडिया। तो जब भी हम नेचुरल मीडिया या रेफरेंस मीडिया के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे आर्टिफिशियल मीडिया, या तो ग्लास या फिर वाटर, या आर्टिफिशियल ना बोलते हुए मैं ऐसा कहूँ कि किसी दूसरे मीडिया में जब कोई लाइट रे ट्रैवल कर रही होती है, तो डेफिनेटली हम उसे बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर वाटर या ग्लास इन दो में से किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना चाहता हूँ, या बहुत ही सिंपल वे में अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं वाटर, ग्लास या फिर इस तरह की किसी भी और दूसरे मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता करना चाहते हैं एग्जैक्टली, तो ऑब्वियसली हम रेफरेंस ले सकते हैं वैक्यूम को या एयर को। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कोई लाइट रे जो है वो वैक्यूम से आ रही है और वाटर या ग्लास में एंटर हो रही है। कोई भी लाइट रे वैक्यूम से आ रही है और वाटर या ग्लास रे में एंटर हो रही है, वाटर या ग्लास में एंटर हो रही है। सो इस केस में ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट रे वैक्यूम से वाटर या ग्लास में एंटर होगी तो डेफिनेटली वो अपने पर्टिकुलर पाथ से डेविएट होगी और पाथ से डेविएट होने के बाद ऑब्वियसली
ये जो डेविएशन होगा वो वाटर के लिए अलग होगा और ग्लास के लिए अलग होगा। ठीक है, तो सपोज हम पता करना चाहते हैं कि ये डेविएशन एक्चुअल में कितना होगा, तो इस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम रेफरेंस में वैक्यूम कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। So, if we see a notation Nm, we should be quite clear that this represents the refractive index of the medium with respect to vacuum. ठीक है, सो जैसा अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने N21 से डिफाइन किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब यहाँ पर मीडियम 1 जो है, सपोज अगर वैक्यूम है, मीडियम 1 अगर क्या है, वैक्यूम है, तो हमें सिंपल हम मीडियम और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या एयर है और मीडियम 2 जो है वो या तो वाटर है या ग्लास है, तो हमें फिर इस तरह से N21 डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल से N2 से जो मीडियम 2 है वो या तो वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है, सिर्फ N2 से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम N2 ना लिखते हुए अगर मैं कोई भी मीडिया की बात कर रहा हूँ, सपोज वाटर की या ग्लास की, तो मीडिया के लिए हमने N सफिक्स यूज़ किया हुआ है। तो अगर सपोज किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसी भी पर्टिकुलर मीडिया के लिए सिंपल या तो एन एम है ना, Nm, अब वो मीडिया या तो अगर ग्लास है तो हम उसे Ng से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो मीडिया अगर वाटर है तो हम उसे Nw से डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफाइन किया गया है वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हम कह सकते हैं इफ वी सी द नोटेशन Nm, वी शुड बी क्वाइट क्लियर दैट दिस रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, so refractive index of a medium with respect to vacuum is called the absolute refractive index of that medium. ठीक है, so refractive index of a medium with respect to vacuum, refractive index of a medium with respect to vacuum is called the absolute refractive index of the medium. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय द Ng। ये सब मैंने अभी कहा, अगर मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, ये कब होगा, जब हम बेसिकली मीडियम 1 जो होगा हमारा कौन होगा, एयर होगा, और मीडियम 2 कौन होगा, ग्लास होगा। तो इस कंडीशन में जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ऑब्वियसली हम डिफाइन कर रहे हैं ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे Ng से, Ng। और Ng को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा, तो अभी आपको याद आ रहा होगा हमने अभी कहा था कि जिस भी पर्टिकुलर मीडिया का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमें उसमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमने लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, और न्यूमरेटर में आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन डिफाइन कर रहा है बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये किसे डिफाइन कर रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसी तरह से हम वाटर के लिए भी कर सकते हैं। तो वाटर के केस में क्या होगा, वाटर के केस में हम डिफाइन करेंगे एम डब्ल्यू से, और यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, इसे हम नॉर्मली सी से डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, इसे नॉर्मली सी से डिफाइन करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम पता करना चाह रहे हैं, इसलिए इसमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर का, और ऑब्वियसली ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर आ गया है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय NW। अब हमें हमेशा याद रखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों होगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 क्यों होगी, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
जैसा मैंने अभी कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, ठीक है। तो ये हमेशा इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम हमेशा क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हमेशा ज़्यादा होगी। और ऑब्वियसली ग्लास में और वाटर में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो इस फॉर्मूले में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने बेसिकली पता कर लिया कि अगर मैं एन डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ तो एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सपोज वाटर हो सकता है तो वाटर के लिए हम एम को हटाकर डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा सी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, वी डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो इसलिए हमेशा आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है और वी एम की वैल्यू कम है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। इसी तरह से आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब सपोज कोई लाइट रे जो है वो एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब एंटर हो रही है, तो वो जो मीडिया है, सपोज वो दोनों में से कोई भी मीडिया रेफरेंस मीडिया नहीं है हमारा, सपोज वो जो मीडिया है या तो वाटर हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, सपोज या तो वाटर से, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइट रे है वो वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है, वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बेसिकली ग्लास से वाटर में एंटर हो रही है। मैंने ग्लास और वाटर सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये कोई भी दूसरा मीडिया हो सकता है अदर देन वैक्यूम। तो अदर देन वैक्यूम अगर अदर देन एयर कोई भी दूसरा मीडिया अगर हो और लाइट रे उस एक मीडिया से दूसरे मीडिया में अगर एंटर हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, सपोज अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ इस वाली कंडीशन को, अगर मैं ले लूँ इस वाली कंडीशन को कि लाइट रे सपोज वाटर से ग्लास में एंटर हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडिया 2 क्या है, ग्लास, और मीडिया 1 क्या है, वाटर। तो हम इस तरह से बोलेंगे कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये क्या होगा, ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जिसका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या होगी, डिनोमिनेटर में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला आप बना सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर अदर देन वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि आप एक मीडिया के रिलेशन में दूसरे मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। So relative refractive index of a medium with respect to another medium is called the relative refractive index, ठीक है। सो ये भी डिफाइन होगा n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब चलिए कुछ अलग अलग केसेस देखते हैं हम। तो केस फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का आपको मेजर करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास आप डिनोमिनेटर में लीजिए, और ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक तरह का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम न्यूमरेटर में लिया। उनकी वैल्यूज़ को जब हम पुटअप करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जब हम सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो 10⁸ से ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर आया 1.5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो होता है वो होता है 1.5। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर,
तो चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मेजर करते हैं, है ना। इसी आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द इन द वाटर। आप उसकी वैल्यू की पुट अप कीजिए। स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर होती है 2.25, ठीक है। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू आएगी 1.3 के समथिंग, ठीक है। सो वो हो जाएगी स्पीड ऑफ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास आप देख सकते हैं NWG। तो ये क्या होगा, क्योंकि वाटर का आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर आपने डिनोमिनेटर में लिया और किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास आपने न्यूमरेटर में लिया। तो फाइनली आप लिख सकते हैं इसे, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आंसर आएगा वो 0.89 ऑब्वियसली 1 से कम है। 1 से कम क्यों है, क्योंकि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर कोई लाइट रे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन हैव द वैल्यू लेस देन यूनिटी, है ना, ये नॉर्मली क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 इज लेस देन 1 ओनली व्हेन द मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर, है ना, एंड द मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर, ठीक। अगर हमें देखिए अभी हमने पता किया बेसिकली कि स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास जो होती है वो क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वाटर में होती है 2.25, है ना, 2.25। वो कल ही हमने डिस्कस किया था, कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, तो इट मीन्स वो मीडियम उतना ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर होगा, है ना, उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पर भी देखिए स्पीड ऑफ लाइट अगर अगर यहाँ पर मीडियम 2 हमारा वाटर है और मीडियम 1 कौन है, ग्लास है, तो इट मीन्स कि लाइट रे एंटर हो रही है ग्लास से वाटर में, ग्लास से वाटर में, इट मीन्स कि लाइट रे जो एंटर हो रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, है ना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पर जब भी कोई लाइट रे ऐसी होती है जब डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है, तो ऑब्वियसली वो जो रेयरर मीडियम होता है उसका रिलेटिव इंडेक्स जो होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो हमेशा 1 से कम होगा। सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 इज लेस देन 1 ओनली व्हेन द मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर। यहाँ पर मीडियम 2 कौन है, वाटर है, मीडियम 1 कौन है, ग्लास है। तो मीडियम 2 इज ऑप्टिकली रेयरर एंड द मीडियम 1 इज ऑप्टिकली डेंसर। अब देखिए लाइट रे कभी ऐसा भी हो सकता है रिवर्स मीडियम की अगर हम लोग बात करें, सपोज कोई लाइट रे आई वो वाटर से, सपोज आप इस तरह से कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर वाटर है, यहाँ पर इस तरह से सपोज कोई लाइट रे है, सपोज यहाँ पर ये आपको ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है वो वाटर है और जो येलो शेड में है वो सपोज ग्लास है। तो सपोज ऐसा हो रहा है कि कोई लाइट रे इस वाटर से, सपोज कोई लाइट रे आई और इस वाटर से ग्लास में एंटर हुई, वाटर से ग्लास में एंटर हुई और ग्लास से एंटर होने के बाद वापस वाटर में एंटर हुई। तो ऑब्वियसली अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर मैं देखूँ तो इनिशियल मीडिया भी कौन, वाटर, फाइनल मीडिया भी कौन, वाटर, बीच में कौन है, ग्लास। तो अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो डेफिनेटली इसे हम कहेंगे रिवर्स मीडिया, क्योंकि देखिए लाइट रे एंटर हुई वाटर से ग्लास में और फिर अगेन ग्लास से एंटर हो गई वाटर में। तो इस तरह की कंडीशन में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिवर्स मीडिया। तो इस केस में क्या होगा, सपोज पहले केस में क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हमने लिखा है NGW, ठीक है। या पहले सपोज यहाँ पर आप ये कंसिडर कर लीजिए कि पहले ग्लास है, जिस तरह से यहाँ पर शो किया हुआ है कि सपोज पहले ग्लास से एंटर हो रही है, सपोज लाइट रे पहले क्या हुई, ग्लास से वाटर में आई, सॉरी वाटर से ग्लास में आई, लाइट रे सबसे पहले कहाँ पर आई, वाटर में आई, वाटर से ग्लास में एंटर हुई और फिर ग्लास से अगेन कहाँ जा रही है, वो वाटर में जा रही है, ठीक है।
तो इस तरह से लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रही है। पहले वाटर में आई, वाटर से फिर कहाँ पर गई वो, ग्लास में, ठीक है, ग्लास में, और देन फिर अगेन कहाँ पर गई, वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से लाइट रे जो है वो ट्रैवल कर रही है, ठीक, यहाँ से यहाँ यहाँ। तो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो सपोज पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मल्टीप्लाइड बाय, फिर उसके बाद ग्लास से वाटर में एंटर हो रही है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। तो यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट किया। अब इन दोनों की जब हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, और फाइनली ये भी एक दूसरे के साथ में कैंसिल आउट होगा, जो आंसर आएगा क्या होगा, 1। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमें कि इनिशियल मीडिया और फाइनल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमेशा 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। इट मीन्स कि अगर आप बीच में भले कोई भी मीडिया हो, लेकिन अगर इनिशियल मीडिया और फाइनल मीडिया क्या है, सेम है, जैसे आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट वाटर में एंटर हुई और वाटर से ही इमर्ज हो रही है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम कि बेसिकली जब लाइट रे एन जी डब्ल्यू जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एन डब्ल्यू जी के अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि n21 जो होता है वो 1 डिवाइडेड बाय n12 होता है, ठीक है। और n21 जो होता है ऑब्वियसली वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। ऑब्वियसली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, c डिवाइडेड बाय v2 डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय v1, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाय n1। तो n21 जो है वो हमेशा क्या होता है, n2 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1, ठीक है। अगर हमारे पास दो मीडिया है, सपोज ग्लास और वाटर, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं इस तरह से, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है NGW, है ना, NGW, इसको इस तरह से मैं कंपेंसेट करूं तो यहाँ पर मीडियम 2 कौन हो गया, ग्लास, और मीडियम 1 कौन हो गया, वाटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से NG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है दो मीडियम का, तो ऑब्वियसली हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसका ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला आ गया, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, NGW इज इक्वल्स टू NG डिवाइडेड बाय NW। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ में भी एक रिलेशन है। वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन है, सो रिलेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ठीक। सो अगर कोई मीडियम में कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसके वेवलेंथ के साथ में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए देखते हैं, अगर हम बात करें, हमने अभी फार्मूला देखा n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय n2 स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, जिसे हमने लिखा v1 अपॉन v2, और हमें पता है फार्मूला c इज इक्वल टू, हमें एक फार्मूला पता है बेसिकली स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये एक जनरलाइज फार्मूला है, तो इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि जो v1 होगा वो बेसिकली क्या होगा, v लैम्डा 1, वहाँ पर v क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव है। इसी तरह से v2 के लिए भी हम फार्मूला लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल्स टू v या न्यू लैम्डा 2, यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली न्यू है जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। So when the light travels from the one medium to another medium, its frequency does not change। हमें ये याद रखना है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम बट इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज। इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपको याद रखना है, इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा 1 में से जो v है, न्यू है और लैम्डा है, इनमें से ये जो होती है क्वांटिटी ये होती है फिक्स, ये फ्रीक्वेंसी है ये होगी हमेशा फिक्स, लेकिन वेलोसिटी वेरी हो सकती है, वेवलेंथ वेरी हो सकती है।
सो द वेवलेंथ इज स्मॉलर इन द डेंसर मीडियम एंड लार्जर इन द रेयरर मीडियम। हमें याद रखना है जब भी कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। जबकि वो अगर किसी रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो देखिए यही एक रीज़न होता है कि जब भी कोई लाइट रे सपोज किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। सपोज यहाँ पर दो मीडियम है, पहला मीडियम है और सपोज कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है। ये दूसरा मीडियम, सेकंड मीडियम आ गया। तो कोई लाइट रे सपोज एंटर हुई है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से ये लाइट रे आई। सपोज ये हमारा कौन है, ग्लास है, और ये क्या है, वाटर। तो ये क्या है, हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.3। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर, और ये क्या है, ऑप्टिकली रेयरर, और ये क्या है, ऑप्टिकली रेयरर। तो यहाँ पर लाइट रे जब एंटर हुई तो ऑब्वियसली अपने पाथ से डेविएट हुई, अपने पाथ से डेविएट हुई तो इसका आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ जो है, अगर ये डेंसर मीडियम में है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ लैम्डा जी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या है, लैम्डा जी, और ये क्या है, लैम्डा डब्ल्यू, ठीक है। एक ही लाइट रे की वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो डेंसर मीडियम में है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी लैम्डा जी, ठीक है, वो कम होगी रेयरर मीडियम में वेवलेंथ से, ठीक है। या एक ही लाइट रे की वेवलेंथ जो होगी वो बदल जाएगी, अलग अलग मीडियम में क्या होगी, अलग अलग होगी। तो डेंसर मीडियम में क्या होगी, कम होगी, और रेयरर मीडियम में क्या होगा, ज़्यादा होगी। सो इसी तरह से द वेवलेंथ इज स्मॉलर इन द डेंसर मीडियम एंड लार्जर इन द रेयरर मीडियम। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ N21 की, ठीक है, N21 जैसा मैंने अभी कहा V1/V2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 को न्यू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय न्यू लैम्डा 2। यहाँ से न्यू कैंसिल, तो बचा लैम्डा 1/λ2। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि बेसिकली N21 जो है उसका मीनिंग जो होता है वो N2/N1 हो सकता है, या V1/V2 हो सकता है, या फिर लैम्डा 1/λ2 हो सकता है। तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करेंगे एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का, तो ऑब्वियसली ये जो फार्मूलेज हैं, ये फार्मूलेज हमारे बड़े काम में आने वाले हैं, ठीक है। N2/N1 हो सकता है, या फिर V1/V2 हो सकता है, या फिर लैम्डा 1/λ2 हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और अच्छी बातें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बेंडिंग ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो सपोज अगर मैं N21 की बात कर रहा हूँ तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, V1/V2, ठीक है। और बेंडिंग ऑफ रे व्हेन द रे पासेस फ्रॉम द मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से, अगर N21 ग्रेटर देन 1 है, N21 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1। अब N21 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी N21 का मतलब क्या होता है, V1/V2, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। और V1 अगर ज़्यादा है, V1 अगर ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी इन द मीडियम 1 ज़्यादा है, इट मीन्स कि मीडियम 1 जो है वो ऑप्टिकली कैसा है, रेयरर है, ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है। और V2 अगर कम है, इट मीन्स कि मीडियम 2 की वेलोसिटी या मीडियम 2 जो है वो ऑप्टिकली कैसा है, डेंसर है। तो हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर वो बैंड होगी तो किस तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर अगर N21 ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली क्या होगा, लाइट रे का जो बैंड होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो यहाँ से प्रूफ होता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा होगी, जो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मोर इज़ द बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि N21 इज़ लेस देन 1, N21 अगर लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 से कम होगी, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी तो लेस देन 1 होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं V1 इज़ लेस देन V2। अब V1 अगर कम है, इट मीन्स कि मीडियम 1 जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और V2 अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि मीडियम 2 ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर होती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है।
ठीक है। सो इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो लेसर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मोर इज द बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप इसे ध्यान से पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा।